आने वाले हैं, क्या पढ़ें कितना पढ़ें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए प्रज्ञान सी टॉप से जुड़िए। हम आपको केवल हाईलाइट करके बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम के लिए केवल इतना ही पढ़ना है, इतना ही लर्न करना है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण, क्या चीज़, दो चीज़, रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, ठीक है, आप नहीं लगा रहे हैं केवल, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के जो है एग्जाम्पल है भोजन का पचना, भोजन का अंकुरण, साबुन बनाना, कोयले का जलना, चूने का बुझना। ये आप एग्जाम्पल में आप लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है एग्जाम्पल को। अब मैंने भौतिक परिवर्तन जो बताया था जिसमें केवल नहीं लगाना है, तो उसमें भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं लोहे की छड़ का गर्म होना, पानी से बाष्प बनना, लोहे से चुंबक बनना, बल्ब का जलना या मोम का पिघलना। ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नई रासायनिक संरचना नहीं बनती है, ना रासायनिक गुण चेंज होता है। पानी पानी रहेगा, लोहा लोहा ही रहता है, बल्ब का जलना बल्ब जलता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर और इस तरह से मोम पिघलता है, फिर से मोम बन जाता है। लोहे की छड़ गर्म होती है, फिर से ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन के। तो दो डेफिनेशन आपको ये लर्न करनी है। एक अंतर आ जाता है अभिकारक और उत्पाद का। तो समझ लीजिए, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, जिनमें परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, अभिकारक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ या पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। यानी कि जो आपने रासायनिक समीकरण देखा होगा, एरो लगा होता है, एरो के इस साइड के जो भी चीज़ होंगी, केमिकल्स वगैरह, वो क्या अभिकारक है, और जो यहाँ पर बन रहे हैं वो उत्पाद है। तो एक डेफिनेशन ये भी लर्न कर लीजिए आप, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो जो आपको लर्न करना है बस मैं उतना केवल समझाता चलूँगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो सबसे नंबर 1 अभिक्रिया है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो इसकी डेफिनेशन को लर्न करेंगे कैसे। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक हो पदार्थ संयोग करके यानी जुड़ जाते हैं, और संयोग करके केवल एक नया पदार्थ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, केवल एक नया पदार्थ बनेगा संयोजन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आप लर्न करना है, उदाहरण लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन, और इन दोनों ने मिलकर, यानी दो पदार्थ हैं, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका एग्जाम्पल ये वाला सल्फर वाला याद कर लीजिए। दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन को कभी कभी प्रतिस्थापन के नाम से भी एग्जाम में दे देते हैं। तो विस्थापन प्रतिस्थापन एक ही अभिक्रिया है। इसकी परिभाषा लर्न करने के लिए देखेंगे कैसे। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक अणु, जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे कॉपर सल्फेट क्या है, एक यौगिक है, पूरा का पूरा क्या है, एक यौगिक है, और यौगिक का अणु है कॉपर सल्फेट CuSO4। तो किसी यौगिक के अणु यानी कॉपर सल्फेट के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु, अब इसमें कौन कौन से तत्व हैं, कॉपर एक तत्व है, सल्फर एक तत्व है, और ऑक्सीजन एक तत्व है, यानी 3 तत्व हैं। तो किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर, एक परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर, यानी कि या तो सल्फर हो या फिर O हो, O4, यानी पूरा समूह, परमाणु समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणु का समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे कॉपर सल्फेट एक यौगिक था, उसका अणु, उसकी जगह पे क्या हुआ है, जो आयरन से इसकी क्रिया हुई है, तो कॉपर हट गया है, यानी कॉपर समूह हट जाता है, और कॉपर के समूह दूसरे तत्व का जो परमाणु है वो यहाँ पर आ जाता है। तो कॉपर और सल्फेट की जगह क्या बन गया, फेरस सल्फेट, कॉपर यहाँ पर अलग हो गया, विस्थापित हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है
कि यहाँ पर कॉपर था पहले, यहाँ पर क्या आ गया, आयरन आ गया, तो फेरस सल्फेट बन गया। नेक्स्ट डेफिनेशन लर्न करेंगे। तीसरी अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल जो लौटती नहीं है, अनुत्क्रमणीय। इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लर्न कराएंगे। जो हाईलाइट मैंने कर दिया वो मुख्य पॉइंट है। वे अभिक्रियाएँ जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो, ठीक है, एक ही दिशा में संपन्न हो, वापस नहीं लौटें, हो सकती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये वाला सोडियम एक धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, क्षार बना लेती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, वो केमिकल रिएक्शन है जो कि क्या है, एक डायरेक्शन में चल रही है, वापस नहीं लौटेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो ये परिभाषा लर्न करेंगे, इसका उदाहरण ये लर्न करेंगे। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो जाए। तो डेफिनेशन यहाँ से ली जाएगी इसकी। वे अभिक्रियाएँ जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, यानी आगे और पीछे चल सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे आयरन जल के साथ क्रिया करता है तो ये Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन यही फिर रिएक्शन उल्टी हो जाती है, तो ये आयरन अलग हो जाता है, जल अलग हो जाता है। तो ये जो अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया जो दो में डिवाइड हो जाती है, यानी कि इस डायरेक्शन में चलेगी तो वो अग्र अभिक्रिया कहलाएगी और इस डायरेक्शन में चलेगी तो वो विपरीत अभिक्रिया कहलाएगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। तो केवल आप ये लिखना है डेफिनेशन और आपको ये एग्जाम्पल लिखना है इसका। पांचवी अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन में क्या होता है, अपघटन का होता है टूटने से है। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी एक डायरेक्शन में अभिक्रिया जो चलती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाएं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एक पदार्थ है कोई और ये किसमें, ऊष्मा के कारण दो में टूट रहा है, तो ये क्या, इसका टूटना का क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल लर्न करेंगे और ये इस तरीके से। तो अपघटन यानी कि कोई भी पदार्थ तीन तरीके से टूटता है। मेनली तो है एक ऊष्मा के कारण टूट जाता है, या फिर विद्युत अपघटन यानी बिजली के द्वारा टूट जाता है। तो उसी आधार पर इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है अपघटन क्रिया को। जो ऊष्मा के द्वारा टूटता है उससे बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन, जो विद्युत के द्वारा टूटता है उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन, और जो प्रकाश के द्वारा टूटता है उसे बोलेंगे प्रकाश अपघटन। ठीक है, तो इन तीनों के ही आपको एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे। जैसे ऊष्मीय वियोजन के लिए आप ये वाला एग्जाम्पल लर्न कर लेंगे। KClO3 ऊष्मा जब इस पर यानी उसको गर्म किया जाता है तो KCl और O2 में टूट जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया ऊष्मीय अपघटन का। इसी तरीके से विद्युत अपघटन के लिए जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाता है, तो ये हो गया विद्युत अपघटन। और जब प्रकाश अपघटन की बात आए तो AgCl सिल्वर क्लोराइड, इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, तो ये हो गया प्रकाश अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में भी क्या होता है, एक जो पदार्थ होता है, पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित होते हैं। जैसे कि अपघटन अपक्रिया में था, उसमें भी एक था और दो में डिवाइड हो रहा था। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है, बस अंतर ये है कि जो वियोजन अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय है, यानी दोनों दिशाओं में चलती है। जो एक पदार्थ है दो भागों में टूट जाएगा तो फिर दोनों जो पदार्थ हैं वो आपस में जुड़कर एक भी बना लेते हैं। लेकिन जो अपघटन अभिक्रिया है वो ऐसी अभिक्रिया है जो एक बार हो गई तो फिर वापस नहीं लौटेगी। तो इसमें हम यहाँ पे, हाँ, इसके पहले डेफिनेशन देख लें। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया
कहलाती है। ठीक है, डिसोसिएशन। इसके एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, देखिए उत्क्रमणीय का साइन लगा हुआ है। इसमें जो क्या है PCl5 PCl3 में टूट रहा है और क्लोरीन में टूट रहा है, फिर ये दोनों आपस में जुड़ के PCl5 फिर से बना रहे हैं। तो ये क्या है, वियोजन, यानी कि उत्क्रमणी वाला साइन लगा हुआ है ना, ये साइन जो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये वियोजन अपक्रिया के साइन है। इसमें भी एक पदार्थ है वो दो भागों में टूट रहा है, लेकिन दोनों फिर वापस जुड़ भी जा रहे हैं। तो केवल अंतर इसमें इतना ही है, ये अपक्रियाएं समान परिस्थितियों में अग्र तथा विपरीत दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। तो एक आपको केवल इसका एक ये लर्न करना है एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है द्विविस्थापन। इसे उभय अपघटन भी बोलते हैं, इस नाम से भी आ जाता है, कंफ्यूज कर देते हैं लोग, समझते हैं द्विविस्थापन के नाम से लर्न करते हैं और उभय अपघटन के नाम से आता है, तो बच्चे परेशानी में आ जाते हैं कि ये कौन सा अपक्रिया आ गई। तो उभय अपघटन आपने विस्थापन पढ़ा हुआ इससे पहले, उसमें क्या था, एक पदार्थ हट जाता है, उसकी जगह दूसरा पदार्थ आ जाता है। ठीक है, तो वो विस्थापन था। इसमें दो विस्थापन की बात कही है, यानी कि दो चीज़ें अदला बदली करेंगी। तो जिन पदार्थों में यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है, एक्सचेंज होती है, उभय अपघटन यानी डबल डिकम्पोजिशन कहलाती है, यानी डिकम्पोजिशन भी कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों यही इसके इंग्लिश नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे Na हट गया, उसकी जगह क्या आ गया, Ag आ गया। और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड था, वो सिल्वर नाइट्रेट था, तो उसकी जगह क्या आ गया, सिल्वर की जगह सोडियम आ गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया विस्थापन में, जबकि एक आता था, एक बिल्कुल अलग हो जाता था। ठीक है, तो दो विस्थापन और विस्थापन में कन्फ्यूजन ना हो। एक अपक्रिया है अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया में जैसा कि नाम से है, अवक्षेपण यानी अवक्षेप बनता है इस अपक्रिया में। तो ये भी द्विविस्थापन अपक्रिया ही है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल जो दिया गया है वो ये है कि जब सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाया जाता है तो द्विविस्थापन अपक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनते हैं। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनते हैं, लेकिन जो बेरियम सल्फेट होता है वो जल में घुलता नहीं है, और ये एक श्वेत रंग का पदार्थ बना लेता है, श्वेत रंग का पदार्थ बना लेता है जो जल में अवलीय है, यानी कि घुलेगा नहीं तो अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। इस प्रकार जल में अवलीय पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं, तथा वह क्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपण कहलाती है। यानी जिस द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा, उस द्विविस्थापन अपक्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अपक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट आती हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। यानी कि सिंपल भाषा में समझाया तो ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है, और ऊष्माशोषी में ऊष्मा शोषित होती है, शोषी होती है, उसमें यूज होती है। तो इसकी परिभाषा कैसे लर्न करेंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है बहुत अच्छा सा, कौन सा, जो आपके श्वसन में भी काम आएगा। तो ये आप अपक्रिया लर्न कर लीजिए, जो श्वसन का चैप्टर आप श्वसन में पढ़ाएंगे तो उसमें ये यूज होता है। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीजन के जरिए टूटना क्या क्या है, कैसा है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, प्लस इसमें ऑक्सीजन की क्रिया हुई 6O2 कि क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स बने, जल के 6 मॉलिक्यूल्स बने, प्लस ऊर्जा मुक्त हुई। तो ये कैसी है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसके बाद ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं, एंडोथर्मिक। इसका आपने एक एग्जाम्पल है, कौन सा, ये ऊष्मी वियोजन में आपने पढ़ा था कि एक कोई यौगिक था वो ऊष्मा के जरिए टूट जाता है, ठीक है जो, और फिर वापस जो जुड़ भी जाता है ना। तो ये
इसमें भी काम आएगा ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया में, शोषी अपक्रिया में। तो उसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ऊष्मीय वियोजन एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। ऊष्मा यहाँ पर यूज हो रही है, जबकि ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है उसमें ऊर्जा यहाँ उत्पाद की साइड में लिखी जाती है, ठीक है, शोषी में इस साइड लिखी जाएगी पहले ही। तो ये एग्जाम्पल लर्न कर लेंगे। इसके बाद आएगा उपचयन और अपचयन। ये थोड़ी सी टिपिकल पड़ती हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, आइए इसको समझेंगे। तो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन को लेकर चलेंगे हम, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो किसी अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए यानी अच्छी बात है ऑक्सीजन की वृद्धि होना, तो उपकार होता है ना। तो इसी तरीके से वो हो जाएगी उपचयन अपक्रिया। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए तो यानी कि अपशगुन हो जाता है, अरे ऑक्सीजन कमी हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगे, अपशगुन से अपचयन याद रखेंगे। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है यानी उपकार हो रहा है, तो उपकार से उपचयन अपक्रिया याद रखेंगे। इस तरीके से ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन जब यूज हुई तो कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या सी अपक्रिया है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कॉपर में, तो ये उपचयन अपक्रिया है। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये उपचयन अपक्रिया है, ऑक्सीजन की वृद्धि। और इसी तरीके से जब कॉपर ऑक्साइड से को हाइड्रोजन क्रिया करती है तब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बना लेती है और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसमें कमी हो रही है, कॉपर ऑक्साइड में। तो कॉपर ऑक्साइड में कमी हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो उपचयन, कॉपर, यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो कॉपर का उपचयन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद कर लें। उपचयन और अपचयन की अलग अलग डेफिनेशन के अलावा कभी कभी उपचयन अपचयन इस तरह से डैश के रूप में दे दी जाती है। इसकी परिभाषा बताइए, क्योंकि इसको कभी रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। डैश जब बीच में लगा होता है तो इसका मतलब है वो अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अपक्रिया हो रही हैं, तो उनको रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि ये वाली जो अपक्रिया है ना, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसमें हो रहा है उपचयन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रही है, जो अलग हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड के लिए अच्छी नहीं बात नहीं है, यानी उपकार नहीं हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, अपशगुन हो रहा है। इस तरह से लर्न कराएंगे, अपशगुन यानी अपचयन और उपकार का मतलब उपचयन। तो ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो क्या है, उपकार होता है यानी उपचयन अपक्रिया होती है, और ऑक्सीजन हटती है तो अपशगुन होता है यानी अपचयन अपक्रिया है। तो यहाँ पे दोनों अपक्रिया चल रही हैं। कॉपर ऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हट रही है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका हो रहा है क्या, उपकार हो रहा है इस पर, तो ये उपचयन अपक्रिया हो रही है। तो ऐसी अपक्रियाएँ उपचयन अपचयन दोनों या फिर रेडॉक्स अपक्रियाएँ कहलाती हैं। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से लर्न कर लेंगे। जिस अपक्रिया में एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है वह अपक्रिया उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उपचायक व अपचायक किन्हीं पूछ लेते हैं, इनमें उपचायक बताइए या अपचायक बताइए। तो उपचायक अपचायक क्या है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपचायक और अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है उन्हें उपचायक कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जिसमें जुड़ेगी तो वो क्या करेगी, वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, उपचयन अपक्रिया हो जाएगी। तो ऑक्सीजन जुड़ती है ना, तो ये कैसा उपचायक इसको बोलेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ये किसी में जुड़ रही है, इसकी वजह से किसी में ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो ये उपचायक हो गया। ओजोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब कैसे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं या उपचायक हैं। और अपचायक जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन अपक्रिया होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन को हटा देते हैं,
तो वो क्या है, अपचायक है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस अम्ल। कुछ पदार्थ उपचायक तथा अपचायक दोनों के गुण रखते हैं, जैसे ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस अम्ल। ठीक है, तो इनकी जो लिस्ट है वो थोड़ा सा आप लोग याद कर लें। तो उपचयन अपक्रिया आपने पढ़ ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। दैनिक जीवन में भी उपचयन अपक्रिया के कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है संक्षारण। संक्षारण का माना कोरोजन। इसमें क्या होता है, मेनली शब्द का अर्थ है किसी भी धातु का खराब हो जाना। धातु का खराब हो जाना क्या संक्षारण है। तो इसकी परिभाषा क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, यानी नष्ट होने लगती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ इत्यादि पर कुछ समय बाद काले रंग की परत आ जाती है। आपने दीपावली पे लाए होंगे तो वो कुछ समय बाद काले पड़ जाते हैं। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत भी क्या है, संक्षारण के कारण ही होती है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं, चांदी और तांबा के बर्तन पे काली और हरे रंग की परत चढ़ना क्या है, संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। और संक्षारण में हानियाँ क्या है, क्या हानि है, कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है कुछ, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि धीरे धीरे लाल भूरे रंग की परत यानी जंग चूर्ण के रूप में लोहे की सतह से अलग होने लगती है। इनका क्षय हो जाता है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातुओं से बनी विशेषतः लोहे से बनी वस्तुएं, मकान के लेंटर में लगने वाली सरिया इत्यादि में बहुत क्षति होती है। क्षति लोहे को बदलने में बहुत अधिक धन व्यय होता है। क्षति से जो खराब हो जाएगा लोहा तो उसको बदलने में कितना पैसा बर्बाद हो जाता है, परंतु इसे बदलना भी आवश्यक हो जाता है, अन्यथा जान माल की हानि होने की स्थिति बन जाती है। तो भाई जब बदलना नहीं पड़े, इस कारण से हम संक्षारण को रोक सकते हैं, यानी कुछ उपाय हम लोग अपना सकते हैं। तो क्या उपाय हैं, जो लोहे या धातुओं की वस्तुएं होती हैं उन पर पेंट कर दिया जाए। ठीक है, तेल या ग्रीस पेंट करने पे या तेल या ग्रीस लगाने पे क्या होता है, ये वायु से कांटेक्ट हट जाता है धातु का, यानी धातु पर एक लेयर चढ़ जाती है तो वायु उससे संपर्क में नहीं कर पाती, तो वायु यानी ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं हो तो ऑक्साइड नहीं बन पाएगा, जिसके कारण से उसका जो है क्षरण बंद हो जाएगा। तो थोड़े समय तक वो सही रहती हैं। तो लंबे समय तक संक्षारण से बचाव के लिए टिन की परत चढ़ाते हैं, यानी इसको बोलते हैं टिनीकरण या इनको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो कभी कभी छोटे में आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है गैल्वेनीकरण क्या है। तो लंबे समय तक संक्षारण से बचाव के लिए टिन की परत इसमें चढ़ाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। दूसरा है जो संक्षारण के अलावा है, एक आता है विकृत गंधता, रेंसिडिटी। इसमें क्या है, जैसे नाम से है विकृत गंध, यानी कि किसी खाद्य पदार्थ में गंध में खराबी आ जाए उसको क्या बोलेंगे, विकृत गंधता। तो उसकी परिभाषा कैसे लर्न करेंगे, वसा युक्त अथवा तेली खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रहते हैं तो वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन द्वारा उपचयित होने के कारण उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वे खाने योग्य नहीं रहते। इसी को क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। ठीक है, तो विकृत गंधता यानी खराब नहीं हो, इसके लिए क्या उपाय हैं। तो विकृत गंधता से बचाव के कुछ उपाय मेनली क्या है, खाद्य पदार्थों में ऐसा कुछ करना है जिससे ऑक्सीजन की क्रिया उससे नहीं हो पाए। तो क्या क्या कारण है, मतलब क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो ये खाद्य पदार्थों में प्रत्येक ऑक्सीकार यानी एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर भी हम इनको रोक सकते हैं, विकृत गंधता को। और दूसरा है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में, यानी वायुरोधी एयरटाइट कंटेनर होते हैं ना, उसमें रख कर के भी आप इसको विकृत गंधता को रोक सकते हैं। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रख कर भी विकृत गंधता को रोक सकते हैं। और चिप्स निर्माता कंपनी ये आ जाता है, चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर देती है, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है। तो ये चार आपको मैंने हिंट दे दिए
इसको लर्न कर लीजिए और इसके बारे में आप बना के भी लिख सकते हैं। तो यदि ये चैनल आपको पसंद आया है तो उसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स पूरा जो आपको पढ़ना है केवल उतना ही आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा और याद करा दूंगा। थैंक यू।